सिविल सर्विसेज के एससी एग्जाम्स के लिए मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में आपसे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस शेयर की थी। फॉर एग्जांपल आपको किस तरह कैसे आता है, और फिर मैंने आपसे कुछ ट्रेड्स शेयर किए थे। अगर आप वो ट्रेड्स अपने एसए में कम्युनिकेट कर पाओ एग्जामिनर को, तो एग्जामिनर को लगे कि यस दिस इज द मोस्ट सूटेबल पर्सन फॉर दिस जॉब। फिर हमने बात की थी कि वो ट्रेड्स कौन से हैं। वी स्पोक अबाउट नॉलेज, वी स्पोक अबाउट क्लैरिटी ऑफ थॉट, वी स्पोक अबाउट लॉयल्टी टुवर्ड्स द फाउंडेशनल वैल्यू ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। फिर उसके बाद मैंने और थोड़ी चीजों के ऊपर डिस्कशन की थी। आप उस वीडियो को देख सकते हैं अगर आपसे वो मिस हो गई है तो। अब आज सेकंड वीडियो में मैं आपसे थोड़ा ज्यादा टेंजिबल टर्म्स में बात करूंगा कि एग्जैक्टली हम इंट्रोडक्शन को कैसे बेटर कर सकते हैं, बॉडी को कैसे बेटर कर सकते हैं, कंक्लूजन किस तरह से लिख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो आज की टिप्स हैं उसके बाद में तो आपकी जो फर्स्ट वीडियो थी वो और ये वाली जो वीडियो है ये, इसके बाद में आप एसेस लिखना शुरू करेंगे। मैं भी रेगुलरली आपसे डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर थोड़ा आपके साथ में डिस्कशंस करूंगा, माइंड मैप्स बनवाएंगे हम, सो दैट आप ग्रेजुअली बहुत अच्छा जो है अपने एक्सप्रेशन इंप्रूव करें, क्योंकि ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है। 250 मार्क्स जो हैं वो आपको एग्जाम में आईएएस की उस तरफ लेकर जा सकते हैं, और ये एग्जाम अगर आप फ्लंक कर दो तो आप इधर रह जाते हो, दोबारा उसी साइकिल में फंसे रहते हैं। तो ऐसे को बहुत सीरियसली लेना है। तो सबसे पहली चीज जो मैं आपसे कम्युनिकेट करना चाहता हूं वो ये है कि जब आप एग्जाम देने जाएंगे मेंस में, तो क्या होता है कि आपको ऑप्शंस होती हैं कि ये 4-5 ऑप्शंस हैं, इनमें से आप एक ऐसे चूज कर लो। फिर दूसरा ऐसे जो होता है ये 4-5 ऑप्शंस हैं, इनमें से आप एक ऐसे चूज कर लो, और जो आपने ऐसे सेलेक्ट किया है उसके ऊपर आपको 1000, 1200, 1500 वर्ड्स लिखने हैं। नाउ अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो वो है, जो फर्स्ट स्टेप है वो है कि मैं राइट एसे चूज करूं। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल मेरे एक स्टूडेंट थे जिनको मैंने पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल पढ़ाया। यूपीएससी में कोइंसिडेंटली उनके जो एसे की ऑप्शंस में से एक ऑप्शन थी नॉन अलाइन मूवमेंट, लेकिन उन्होंने उसको सिलेक्ट ही नहीं किया। वो एक ऐसा एसे सिलेक्ट करके उसके ऊपर लिख कर आए जिसके पास प्रॉब्लम उनके पास सफिशिएंट मटेरियल भी नहीं था। सिमिलरली अनदर स्टूडेंट फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड ओनली, उनको उस साल ऑप्शंस थी इंडिया के बॉर्डर डिस्प्यूट्स के ऊपर, लेकिन उन्होंने भी उसको चूज ही नहीं किया, कोई और ऐसे टॉपिक चूज कर लिया जो प्रोबेबली उनके लिए उतना सुटेबल नहीं था। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो स्टेप है एक अच्छे एसे राइटिंग लिखने में वो क्या है कि हमें राइट एसे सेलेक्ट करना है। अब बात ये आती है कि मुझे कैसे पता लगेगा कि कौन सा एसे मेरे लिए राइट है। 3 चीजें हैं बच्चे जो उस दिन एग्जाम में आपके लिए ट्रू होनी चाहिए। व्हाट आर दोस 3 थिंग्स? पहला, यू मस्ट हैव प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। Second, you should have sufficient knowledge about the topic, and third is you must have sufficient material with you to write. अब आप बोलोगे सर इसमें डिफरेंस क्या है, तो मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूँ। सबसे पहला है प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। इंक्रीजिंगली अगर आप देखोगे तो यूपीएससी के जो एसेस के टॉपिक्स हैं वो बहुत फिलोसॉफिकल हैं, वो बहुत जैसे जिनको ना पढ़कर आपको 2 मिनट लगते हैं समझने में कि कहना क्या चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल 2019 में देखो ये एसे का टॉपिक था विजडम फाइंड्स ट्रूथ। फिर उसके बाद हमारा अगला टॉपिक आया रियलिटी डज नॉट कन्फर्म टू द आइडियल बट कन्फर्म्स इट। अब ये मैंने कोई लाइन पढ़ी और मुझे इस लाइन का मतलब नहीं समझ आ रहा, मुझे कॉन्टेक्स्ट नहीं पता। लेट्स से मुझे उन्होंने कोई कार्ल मार्क्स की लाइन दे दी कि द हिस्ट्री ऑफ द hitherto societies has been the history of class struggle। मुझे 50%, 60%, 70% समझ आ रहा है, तो मेरे लिए वो राइट ऑप्शन नहीं है। पहले तो मुझे अच्छे से उसका मीनिंग समझ आना चाहिए, बिकॉज ये ना हो ना कि मैं उसको मतलब ही अलग समझ जाऊं और मैं कुछ और ही लिखाऊं और पता लगे कि मेरे 65 मार्क्स आ रहे हैं ऐसे में, तो फिर क्या, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको सबसे पहले वो जो समझ आ रहा है वो लिखो, पसंद आ रहा है नहीं, जो समझ आ रहा है। दूसरी चीज़ क्या है, आपके पास में फिर उस टॉपिक की नॉलेज होनी चाहिए। मान लो मुझे एक ऐसे का टॉपिक था राइज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक तो जॉबलेसनेस बढ़ सकती है, एट द सेम टाइम कोई नए टाइप की जॉब्स खड़ी हो सकती हैं। अब मुझे बिल्कुल समझ आ गया कि यार ये हेडिंग क्या बोलना चाह रही है, बट मान लो मुझे कोई एकेडमिक सफिशिएंट नॉलेज ही नहीं है इस चीज़ की कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कैसे जॉब्स बढ़ सकती हैं, कैसे जॉब्स कम हो सकती हैं, कौन से वो सेक्टर्स हैं जहाँ पर जॉब्स बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं, कौन से वो सेक्टर्स हैं जो ऑब्सोलीट हो जाएंगे। अब आप देखो ना, जैसे जैसे कैब्स आई, टैक्सीज आई, तो क्या हो गया कि तांगा जो चला रहा था वो तो आज तांगे तो नहीं चल रहे हैं, तो वो वाला जो सेक्टर था उसकी जॉब्स चली गई। लेकिन अगर कैब्स आ गई तो जो ऑटोमोबाइल बना रहे हैं उनकी जॉब्स बढ़ गई, कैब्स की जॉब्स बढ़ गई। तो इस तरह से मैं आइडेंटिफाई कर नहीं पा रहा हूँ
मुझे सफिशिएंट नॉलेज ही नहीं है, तो चाहे मुझे राइज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टॉपिक समझ आ भी गया, but because I do not have sufficient knowledge about this topic, so it wouldn't be a wise thing for me to write an essay on this topic. So you understand, पहली चीज क्या है कि आपको मीनिंग समझ आए, दूसरी चीज क्या है फिर आपको उस टॉपिक के बारे में नॉलेज हो, तीसरी चीज क्या है यू मस्ट हैव सफिशिएंट मटेरियल ऑन दैट टॉपिक. व्हेन आई से सफिशिएंट मटेरियल, अब आप बोलोगे सर कि अभी तो आप बोल रहे हो तो नॉलेज होनी चाहिए, अगर मुझे नॉलेज है तो सफिशिएंट मटेरियल होगा ही. नॉट नेसेसरली ट्रू. What do I mean by this? कि let's say, मान लो अगेन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लेट्स से कि ड्रग्स प्रॉब्लम इन केरला और ड्रग्स प्रॉब्लम इन पंजाब, इस तरह का कोई भी टॉपिक है. मुझे टॉपिक भी समझ आ गया, मुझे सफिशिएंट नॉलेज भी है कि हाँ पंजाब में ये काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम चल रही है, या केरल में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, या नॉर्थ ईस्ट में चल रही है, इस तरह से मुझे सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन भी है. बट मेरे पास एस्से में कोई डेटा नहीं है बैक करने के लिए अपने आर्गुमेंट्स, मेरे पास कुछ एनेक्डोट्स नहीं है. मान लो चलो ये तो कोट्स वाला इतना ऐसे टॉपिक नहीं है, पर मान लो कोई भी और वो हो टॉपिक हो, मेरे पास में कोई कोट्स नहीं है, मेरे पास में कोई स्टोरीज नहीं है, तो मुझे सिंपल अपने व्यूज थोड़ी लिख कर आने हैं. थोड़ा सा तो मैं उसको एक अच्छा वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन लगना चाहिए. अब मैंने 1200-1500 वर्ड्स लिख दिए और मैं ढंग से एक डेटा नहीं प्रोवाइड कर पाया. 1200-1500 वर्ड्स में मैं एक कॉन्टेक्चुअल एनेक्डोट नहीं प्रोवाइड कर पा रहा हूँ, मेरे पास कोई कोट नहीं है, कोई स्टोरी नहीं है, कोई सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वो वाली जो नॉलेज है वो मुझे सफिशिएंट मार्क्स नहीं दिलवाएगी. तो आप ये देखें सबसे पहले कि क्या मुझे इस टॉपिक में मतलब समझ आ रहा है इसका कि कहना क्या चाह रहा है. फिर अगर हाँ मतलब समझ आ गया, इसका भी आ गया, इसका भी आ गया, ये तो भाई सर के ऊपर से निकल गया, ये तो समझ ही नहीं आ रहा कि ये बोल क्या रहे हैं. चलो जी 3 मैंने शॉर्टलिस्ट कर लिए. अब इसमें से मुझे नॉलेज की इन 2 टॉपिक्स की है, इन 2 टॉपिक्स से मुझे नॉलेज भी है, तो आउट ऑफ 5 ये 2 हैं जो मैंने वो शॉर्टलिस्ट कर लिए. अब थर्ड कि मेरे पास सफिशिएंट मटेरियल किस टॉपिक के ऊपर है, तो उससे यू वुड बी एबल टू पिक इट इवन बेटर कि चलो जी इसके ऊपर मेरे पास सफिशिएंट नॉलेज मटेरियल है तो मैं इसके ऊपर लिख सकता हूँ. अगर मान लो आपके पास दोनों टॉपिक्स के से रिलेटेड ही सफिशिएंट नॉलेज है, वेरी गुड, फिर जो आपको ज़्यादा बेटर लग रहा है आप वो लिख दो. अगर आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर सफिशिएंट नॉलेज नहीं है फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर जो आपको लग रहा है कि आप जहाँ पर अपना रिलेटिवली बेस्ट दे पाओगे उस टॉपिक को सिलेक्ट करो. बट माई पॉइंट इज दैट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू सिलेक्ट द राइट टॉपिक फॉर यू टू राइट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अब उसके बाद में जब आपने किसी टॉपिक को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद उसको फिर आपने डाइसेक्ट करना है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपको 150 वर्ड्स का या 200 वर्ड्स का आंसर नहीं लिखना है, आपको इनफैक्ट उसका 6 टाइम्स एक बड़ा सा ऐसे अच्छा सा लिख कर आना है. तो मैं आपको अगेन यूपीएससी के एग्जाम्पल से आपसे कंपेयर कर रहा हूँ. टॉपिक है मान लो अ गुड लाइफ इज वन इंस्पायर्ड बाय लव एंड गाइडेड बाय नॉलेज. आपको समझ भी आ गया. अब आप क्या करो, इसकी थोड़े से ना डाइसेक्शन शुरू करो कि हाउ गुड लाइफ इज इंस्पायर्ड बाय नॉलेज, व्हाट इज गुड लाइफ, व्हाट इज लाइफ इन फर्स्ट प्लेस, व्हाट इज गुड लाइफ, हाउ इज गुड लाइफ इंस्पायर्ड बाय नॉलेज, हाउ इज गुड लाइफ इंस्पायर्ड बाय लव. जितना ज्यादा आप ये चीज करेंगे तो क्या होगा, आपको जो ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन जिस पे मैं अभी थोड़ी देर में आपसे बात भी करूंगा, उतना अच्छा आप सिंपल बढ़िया अच्छा ऐसे आप लिख पाएंगे अगर आप ये चीज करेंगे. फिर उसके बाद में उस टॉपिक के ऊपर आप शुरू करें ब्रेनस्टॉर्मिंग. आई विल शॉर्टली टॉक अबाउट ब्रेनस्टॉर्मिंग विद यू इन अ वाइल. तो फॉर नाउ इसको स्किप कर दें, मैं आपसे 5 मिनट में बात करूंगा. बट पहली चीज क्या है, राइट एस्से को सेलेक्ट करना, उसका क्राइटेरिया मैंने आपको बताया. दूसरी चीज क्या है, जब आपने उसको सिलेक्ट कर लिया अब आपने उसको डाइसेक्ट करना है. तो ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद क्या है, अपने पास उसका स्ट्रक्चर, फिर हम उसको लिखना शुरू करते हैं. अच्छे से बढ़िया सा इंट्रोडक्शन, अच्छी सी बॉडी, अच्छा सा कंक्लूजन. अब आपको एक चीज समझनी है कि आप एस्से लिख रहे हो तो ये नहीं होगा कि आप सिंपल बस 1 लाइनर पॉइंट्स लिख कर आ गए. क्या नहीं होना चाहिए, ये भी ना हो कि आपने 2 बड़े बड़े पैसेजेस लिखे और ये लो भाई मेरे एस्से, और ये भी ना हो कि आपने ना 2 लाइंस के इतने सारे 1 लाइनर्स 50 1 लाइनर्स लिख दिए. ये भी नहीं होना चाहिए. एक एवरेज एस्से जो है वो छोटे छोटे पैराग्राफ्स में 1 पैसेज टॉकिंग अबाउट 1 आइडिया, नाइदर टू लॉन्ग नॉट टू शॉर्ट. उस तरह से आप लिखेंगे, इंट्रोडक्शंस भी, बॉडीज भी, कंक्लूजन भी. इसी चीज में आपको करना क्या है,
यार अब मैं आपसे ना एक बहुत फ्रेंडली नोट पे एक चीज शेयर करना चाहता हूँ कि इट इज बट नेचुरल फॉर वन टू गेट स्वेड बाय द वर्क्स ऑफ दोज हु आर राइटिंग इन न्यूज़पेपर्स, और इट इज वेरी इजी फॉर अस टू फील ऑड by these experts who are writing in newspapers or magazines and what not. बट आपको एक चीज़ रियलाइज करनी है कि जो एक्सपर्ट्स लिखते हैं, पहले तो दे आर राइटिंग एट लेजर ऑफ देयर होम, अपने घर पे आराम से बैठकर वो लिख रहे हैं. फिर दूसरा क्या है, वो एक बार लिख रहे हैं, फिर उसको वो दोबारा प्रूफ रीड कर रहे हैं, फिर उनको दोबारा एडिट किया जा रहा है, मल्टीपल ड्राफ्ट्स बन रहे हैं. तो जो मुझे कॉपी फाइनली मिल रही है जिसको मैं पढ़ रहा हूँ, कोई भी बुक में अगर कहीं पर कुछ लिखा है या फिर से मैं किसी बहुत अच्छे आर्टिकल को पढ़ रहा हूँ, सो आई नीड टू रियलाइज कि वो मल्टीपल टाइम्स उसके ड्राफ्ट्स बने होंगे. सो इफ आई ट्राई कि मैं ओवरनाइट वैसा बन जाऊं और मेरा जो कल जो मैं नॉर्मल भी लिख रहा हूँ वो वैसा हो, विच कैन बी प्रिंटेड इन से द हिंदू एज इट इज, तो वो सही नहीं है. हमें अपनी ओरिजिनलिटी, अपनी क्रिएटिविटी उसको मेंटेन रखना है, इंटैक्ट रखना है. ऑफ कोर्स उनसे इंस्पायर होना है, जो अच्छे अच्छे आर्टिकल्स हैं, जो लोग बहुत अच्छा लिखते हैं उनसे इंस्पायर होना है, जो लोग बहुत अच्छा लिखते हैं उनसे सीखना है. बट ये नहीं है कि आप एकदम से उसको एम्यूलेट करना शुरू करेंगे तो फिर वो लॉस्ट कॉज हो जाएगा, आप उतना अच्छा इंप्रूव ही नहीं कर पाएंगे. तो अपना आइडियलिज्म, अपनी एनर्जी, अपना जो वो ऑप्टिमिज्म है, अपना जो वो यूथ का ऑप्टिमिज्म होता है, वो सब चीज़ों को आपने इंटैक्ट रखना है. कई बार एक्सपीरियंस्ड ऑथर्स होते हैं, जो मैच्योर ऑथर्स होते हैं, ओपिनियटेड ऑथर्स होते हैं, वो थोड़े से डिसमिसिव भी होते हैं सिस्टम को लेकर, या थोड़े से सिनिकल भी होते हैं. तो वो जो है एक 22 साल के बच्चे से उतना सिनिसिज्म नहीं एक्सपेक्ट किया जाएगा जो एक 62 ईयर्स ओल्ड मैन है जिसको लग रहा है कि यार कुछ नहीं रखा यहाँ पर एंड व्हाट नॉट. तो हमें उस तरह से उनसे इंस्पायर नहीं होना है. तो पहली चीज़ क्या है, इसमें राइट ऐसे सेलेक्ट किया, फिर अच्छे से उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग की, डाइसेक्शन करने के बाद में, और फिर लिखना शुरू किया. तो जब अब लिखना है तो ना एक एक लाइन में लिखना है, ना 5-5 पेजेस के पैराग्राफ्स बना देने, एक रीजनेबल सा एक शॉर्ट जो पैराग्राफ है जो एक आइडिया को ढंग से कम्युनिकेट करते उतना, और अपनी ओरिजिनलिटी, अपनी क्रिएटिविटी को इंटैक्ट रखना है. अब आप बोलोगे कि मैं अपनी क्रिएटिविटी जो है कैसे डेवलप करूं. सबसे पहले तो अगेन आप पढ़ें, मोर, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, मोर यू रीड बेटर आइडियाज विल फ्लो, वो अच्छे से आएंगे. दूसरा क्या है, आप ना कोई चीज़ कहीं और पढ़ रहे हो मान लो, लेकिन आप उसको ना थोड़ा सा सोचें कि यार इसको मैं अपने एसेज में कल को क्या इनकॉर्पोरेट कर सकता हूँ. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं बिल्कुल रैंडम कोई स्टोरी पढ़ रहा हूँ कहीं पर कि कैसे हिमाचल के एक गांव में कोई जगह है जहाँ पर बच्चे जो हैं वो बहुत दूर स्कूल जा रहे हैं पगडंडी पर, और एक दिन मुझे ऐसे आ जाता है एजुकेशन इन इंडिया के ऊपर, और मेरा ऐसे स्टार्ट ऐसे होता है कि रानी, अ लिटिल लाइक 8 years old girl in this town or in this village of Himachal walk 7 kilometer every day just to get to the classroom or something like this. और इस तरह से मैं उसको शेयर करता हूँ, उस तरह से मैं उसको वीव करता हूँ अपने एसे में, तो ऑफ कोर्स वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है. सिमिलरली से मान लो सनसेट टीवी है, वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे आइडिया स्टोरी शेयर होती हैं. फिर उसके बाद में मुझे ऐसा भी लगता है कि हमें ना बहुत ज़्यादा यूपीएससी की प्रिपरेशन में एक चीज़ होती है कि हम आपको बोलते हैं लिमिटेड सोर्सेज पढ़ें, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ना हमें बहुत ज़्यादा ये हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी तक लिमिटेड नहीं रखना है अपना एक्सप्रेशन. फॉर एग्जांपल अगर मैं एस्से की बात कर रहा हूँ और मुझे कोई स्टोरीज मिलती हैं फ्रॉम हिंटरलैंड्स ऑफ इंडिया, कोई स्टोरी है जो इंडिया में आपने बचपन में पंचतंत्र में पढ़ी, कोई स्टोरी है जो आपको लगता है कि आपने से कोई इस्लामिक लिटरेचर, हिंदू लिटरेचर, माइथोलॉजीज, लेजेंड्स, रोमन माइथोलॉजी, ग्रीक माइथोलॉजी, कहीं से बस आपको कोई स्टोरी पता है, तो उसको आप इनकॉर्पोरेट करो अपने एस्से में. वो थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स जो है जाना वो अच्छा रहेगा. ये नहीं है कि हर स्टोरी आपकी ना सॉवरेनिटी, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक से शुरू होती है और यहीं पर ख़त्म हो जाती है. तो इस तरह से बहुत ज़्यादा एक जो वन डायमेंशनल सा होना, इट्स नॉट वेरी इंटरेस्टिंग, इट डज नॉट मेक योर एसे वेरी इंटरेस्टिंग. अब हम बात करते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग की, जिसके बारे में हम थोड़ी देर पहले बात करने वाले थे, फिर हमने नहीं की, फिर करने वाले थे, फिर नहीं की, अब करते हैं. ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान से समझना. ये फर्स्ट स्टेज है, जैसे आपने एस्से को शॉर्टलिस्ट किया, अब आप उसको ब्रेनस्टॉर्म करने जा रहे हो.
यहाँ पर ना आपने सोचना नहीं है कि यार, मतलब आपने सिर्फ सोचना है, पर आपने ये नहीं सोचना है कि यार मैं कितना ही उल्टा तिरछा सोची जा रहा हूँ। जितना ज्यादा हो सकता है आपने उतना ज्यादा यहाँ पर उस टॉपिक के बारे में सोचना है। अगेन मैं आपसे एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ। एग्जांपल है, आपको ऐसे आया था यूपीएससी में, कस्टमरी मोरालिटी कैन नॉट बी गाइडेड टू कैन नॉट बी अ गाइड टू मॉडर्न लाइफ। अब मैं अगर ब्रेनस्टॉर्मिंग करने लग जाऊं, पेन उठा लो, व्हाट इज लाइफ, what is morality, who is a guide, who can be qualified as a guide, what is morality, what is customary morality, how is traditional life different from a modern life, why do we need to be guided by morality or at all, are laws not sufficient, and why should be guided by customary morality, why shouldn't be guided by customary morality, and so on and so forth and so on and so forth। जितने ज़्यादा आप what, when, why, hows, इस तरह की चीजें जितनी ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में ऑफ कोर्स रफ शीट पर लिखेंगे, यहां पर आपको क्वांटिटी के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। जितने ज्यादा आइडियाज आप ब्रेनस्टॉर्मिंग के टाइम पर उस टॉपिक के अराउंड लिख पाएंगे, उतना हेल्दी, उतना सिस्टमेटिक और उतना कंटेंट रिच आपका इससे हो पाएगा। फिर आपको वो प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आप एक ही चीज के अराउंड यहां वहां घूमते जा रहे हैं एंड देन यू आर रनिंग शॉर्ट ऑफ आइडियाज। ब्रेनस्टॉर्मिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू अंडरस्टैंड। तो हमें क्या करना है, बहुत डिटेल में सारे टॉपिक्स जो है उनको समझना है। उस टॉपिक्स को, जो भी हमारा जो हेडिंग है, जो भी टॉपिक हमने चूज किया है, उसके एक एक वर्ड के ऊपर जितने ज्यादा वाइज, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउस बन सकते हैं वो सब आपको लिख रहे हैं। अब मैं कितनी देर ब्रेनस्टॉर्मिंग करूं, इसका भी ऐसे कोई थंब रूल तो नहीं है, बट बिकॉज एग्जाम में, अगेन ऐसे के एग्जाम में टाइम लिमिट बहुत बड़ा चैलेंज नहीं होने वाला है। थोड़ा ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही कछुए की स्पीड से लिख रहे हैं, बट है क्या कि आपको सफिशिएंट टाइम होगा। तो आप 8 to 10% ऑफ योर टाइम, 10 मिनट के आसपास जो है, आप 8 से 10 मिनट आप ब्रेनस्टॉर्मिंग को दे सकते हैं। लेकिन उसमें भी मैं आपको कुछ रूल्स बता रहा हूँ ब्रेनस्टॉर्मिंग के, आप उसको फॉलो करेंगे तो आप ठीक रहेंगे। द फर्स्ट रूल ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग इज दैट वी डू नॉट टॉक अबाउट ब्रेनस्टॉर्मिंग। अरे सड़ा हुआ जोक था। एनीवेज, जो फर्स्ट रूल क्या है, आप टाइम लिमिट सेट करें कि कितना टाइम मुझे ब्रेनस्टॉर्मिंग को देना है, इससे ज़्यादा मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करूँगा। ये भी ना हो ना कि 45 मिनट्स हो गए और अभी मैं चिंतन में ही लगाऊँ, या फिर आई एम स्टिल ऑक्यूपाइड थिंकिंग अबाउट आइडियाज़ एंड मोर आइडियाज़, ये नहीं करेंगे। दूसरा, टू मेक श्योर दैट यू आर हिटिंग द बुल्सआई, आप एग्जैक्ट टॉपिक के ऊपर ही लिख रहे हैं, उस टॉपिक का आप सब कुछ कवर कर रहे हैं, बट आप ये नहीं है कि टॉपिक कुछ और था आप कहीं और पहुंच गए। तो यू बिगिन विद द टारगेट प्रॉब्लम, कि आपकी टारगेट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर हम लिखना क्या चाह रहे हैं। मान लो आपको ऐसे आया हुआ है कि क्या हमारे सोसाइटी में आने वाले टाइम में फैमिली सिस्टम, स्पेशली जो कंबाइंड फैमिली, जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर था, कि लाइक इज इट गोइंग टू बी इररिलेवेंट एंड से ऑब्सोलीट, और इज इट ऑब्सोलीट ऑलरेडी, और समथिंग लाइक दिस। तो टारगेट प्रॉब्लम क्या है आपकी, कि वो सही है, गलत है, मतलब उस पे आप अगर रहोगे तो आप बेटर रह जाओगे। नहीं तो क्या होगा, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि कब आपका जो थॉट्स है दे विल स्टॉप, मतलब जो आपकी थीसिस एंटीथीसिस चल रहे हैं ना, इट विल सीज टू बी अबाउट nuclear family versus say joint family, and it will become thesis and antithesis about east versus west। तो एग्जामिनर बोलेगा कि यार मैंने आपसे ये थोड़ी पूछा है कि यार यूएस कनाडा बढ़िया है कि इंडिया पाकिस्तान बढ़िया है, हमने आपसे पूछा है कि यार न्यूक्लियर फैमिली वर्सेस से जॉइंट फैमिली। बिकॉज आप टारगेट प्रॉब्लम के ऊपर अगर कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे तो बहुत जेनेरिक से पॉइंट्स हमारे दिमाग में आने शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद में कुछ भी आइडिया, क्योंकि ये वो टाइम है, ब्रेनस्टॉर्मिंग वो स्टेज है जहां पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचना है, रेडिकल आइडियाज़ भी दिमाग में आएंगे। तो अभी आपको क्रिटिसिज्म से या जजमेंट से रिफ्रेन करना है और सब आइडियाज़ को लिखते जाना है। रेडिकल आइडियाज़ को भी आपने लिखना है, उसको भी इनकरेज करना है। अब आप खुद सोचें कि आज से कुछ साल पहले अगर से ऐसा आपको ऐसे आ जाता कि से पैंडेमिक कोई दुनिया में है या एपिडेमिक कोई है, तो फिर व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड, और या उसी के ऊपर आपको आ जाता कि इंडिया की रेजिलियंस टुवर्ड्स पैंडेमिक्स, उसमें मुझे नहीं लगता कि हम कभी ये लिखने की सोचते कि यार एक तो लॉकडाउन्स लगाने पड़ेंगे और पूरा इंडिया में लॉकडाउन लग जाए। बट इवेंचुअली जब सच में ही ऐसा हो गया पूरी दुनिया में, तो नॉट ओनली इंडिया, पूरी दुनिया ने लॉकडाउन्स लगाए। पूरी दुनिया ने कितना रेडिकल स्टेप लिया है, और वो ऐसा तो है नहीं है कि वो किसी एक इंडिविजुअल की विम्स एंड फैंसीज पे लॉकडाउन्स लग गए।
प्रॉपर डॉक्टर्स ने, एपिडेमियोलॉजिस्ट जो हैं उन सब ने, और जो सोशल साइंटिस्ट हैं और जो भी लोग जो इन सब चीज़ों को के बारे में पढ़ते हैं, उन सब ने भी इसके प्रोज एंड कॉन्स को लेकर सपोर्ट किया। सो पॉइंट मेरा ये है कि रेडिकल आइडियाज भी आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग के टाइम पर लिखने हैं, उसको अपने एसे में इंकॉर्पोरेट करना है कि नहीं करना, अगर करना है तो कितने प्रोपोर्शन उसको देना है, एक पूरा पैराग्राफ लिखना है उसके बारे में कि 2 लाइंस लिखनी है कि 2 पैराग्राफ्स लिखनी है, वो बात की बात है। पर अभी ब्रेनस्टॉर्मिंग में आप सब कुछ लिखें। एंड एज आई सेड अर्लियर, ब्रेनस्टॉर्मिंग टाइम में बच्चे एम फॉर क्वांटिटी, जितने ज्यादा पॉइंट्स हो उतना बेटर। फिर हम पॉइंट्स में ऊपर लिखने वाला कौन सा है, नीचे लिखने वाला कौन सा है, अच्छा कौन सा है, बुरा कौन सा है, ये हम बाद में करेंगे। उसके बाद में आप जो भी आइडियाज आ रहे हैं उनको थोड़ा कंबाइन क्लब करने की कोशिश करें, सेग्रीगेट करने की कोशिश करें कि हाँ ये सारे इस टाइप के आइडियाज हो गए, ये सारे इस तरह के आइडियाज हो गए। फॉर एग्जांपल इकोनॉमी को लेकर आपको कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड आपको ऐसे लिख रहे हैं, तो यू शुड बी एबल टू क्लब कि हाँ सर ये सब जो है क्वांटिटेटिव आइडियाज हैं, ये सब जो है क्वालिटेटिव आइडियाज हैं। हम अगर से मान लो आपके दिमाग में कोई पॉइंट आ रहा है कि हमें लोगों को मॉरल सुएजन करनी चाहिए, हमें लोगों को टैक्स देने के लिए ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये सब जो है ये अलग टाइप के आइडियाज हैं। गवर्नमेंट को टैक्स से जीएसटी 18% से 12% कर देना चाहिए, अब एक क्वांटिटेटिव आइडिया है, इसको अलग कर देते हैं। डायग्राम्स कोई बनाने हैं, फ्लो चार्ट्स कोई बनाने हैं, ये सब आपको करना है। एक और चीज़ जो आपको शायद आज लग सकता है कि हाँ यार ये बहुत बच्चों वाला पॉइंट है, पर जिस दिन आप ऐसे लिखेंगे उस दिन आपको समझ आएगा, वो क्या है। एग्जाम में ना मैं बच्चों को आम मिलता हूँ हर साल एस्से के बाद में, जो बोलते हैं कि सर शुरू में मेरे दिमाग में 4 आइडियाज आए भी थे, बस वो लिखते लिखते मैं भूल गया, मैंने सोचा था मैं इसके बारे में लिखूंगा बट मैं भूल गया। कॉमन प्रॉब्लम है। तो मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए कि जब आप सोच रहे हो ना, अलाउ 1 कॉन्वर्सेशन एट अ टाइम। जब हम 10 लोग बैठे होते हैं तब भी हम कोई कोहेरेंट नतीजे पर तभी पहुंचते हैं when we are allowing just 1 person at a time, अदरवाइज तो कैकोफनी है। सिमिलरली जब आप अकेले भी बैठे होते हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं इस एस्से में क्या लिखूं, क्या मेरे थीसिस हैं, क्या मेरे एंटीथीसिस हैं, क्या मेरा सिंथेसिस निकल रहा है, एक टाइम पर एक चीज पर फोकस करें और उसको जॉट डाउन करते जाएं, बिकॉज वही फाइनल शेप लेगा आपका जो अच्छा सा बढ़िया सा एस्से होगा। सो आई होप आपको समझ आ रहा है। चलो अब आपके पास में आपने एक टॉपिक सिलेक्ट किया, आपने उस टॉपिक को डाइसेक्ट किया, आपने उस टॉपिक के ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ली। नाउ एज फार एज द ग्राउंड वर्क इज कंसर्न्ड वी आर डन। अब आते हैं लिखने का प्रोसेस स्टार्ट होता है। सबसे पहले इसमें है इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन जैसे जो बोलते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अभी देखो कितनी क्लीशेड सी स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को आपने अवॉइड करना है। और इसी तरह के जितने भी क्लीशेड स्टेटमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल आपको डेमोक्रेसी पे, पीस पे, टॉलरेंस पे ऐसे आया है, आप लिख क्या रहे हो, गांधी जी सेड एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। अब ये जो है ना, कम से कम 500 बच्चे जो हैं जिन्होंने टॉलरेंस का ऐसे उठाया होगा उस दिन, उनको भी कुछ नहीं समझ आ रहा होगा कि क्या लिखूं, तो उन्होंने एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड कर दिया होगा, जो कि कुछ गलत नहीं है, कुछ खराब नहीं है। बट देन योर एसे इज नॉट स्टैंडिंग आउट। आप कुछ ऐसा नहीं लिख के आ रहे हो जो मुझे लगे कि हाँ यार ये इस पर्सन ने कुछ स्पेशल सी चीज जो है कुछ अच्छा लिखा है, तो उसको इंटरेस्टिंग बनाना आप ही के हाथ में है। तो इंट्रोडक्शन का जो पॉइंट है ना, वो ये होना चाहिए कि आप उसको कोटेशंस यूज करें, आप कुछ फैक्ट्स यूज करें, कुछ फिगर्स यूज करें। यू कैन स्टार्ट विद अ स्टोरी, यू कैन स्टार्ट विद एन एनेक्डोट, यू कैन स्टार्ट विद अ क्वेश्चन, और यू कैन मेक इट कॉन्टेक्चुअल एज वेल। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से वुमेन के ऊपर या फिर से रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर कुछ ऐसे आया हुआ है, और आप उसको सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ऑन साबरीमाला, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ऑन ट्रिपल तलाक, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ऑन हाजी अली दरगाह इशू, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ऑन जाली काटू इशूज, इस तरह के इशूज से ही स्टार्ट कर आप उसको कॉन्टेक्चुअल बना सकते हो। तो आपको क्या करना है, आपको ये पता हो कि यार जो मेरा एस्से है ना, जो मेरा ये फर्स्ट पेज है, ये एग्जामिनर की इट शुड लाइक ब्रिंग जैसे स्माइल ऑन एग्जामिनर्स फेस कि हाँ यार कुछ अच्छा होने वाला है इस अगले 5-10 पेजेस में। पहली चीज तो ये है। दूसरा, कई बार ऐसा हो भी सकता है कि उस दिन एग्जाम प्रेशर है, पूरी जिंदगी का ऐसे लग रहा है कि यार ये मेरा पेपर अच्छा हो जाए तो मैं आईएएस बन जाऊंगा, मैं आईपीएस बन जाऊंगा। प्रेशर हो सकता है, राइटर्स ब्लॉक हो सकता है उस समय, जो कि थोड़ी देर में निकल भी जाएगा। बट क्या हम ये अफोर्ड कर सकते हैं कि चलो फिर हम बैठे हैं और हम सोची जा रहे हैं और बस ऐसे पेन लेकर बैठे हैं? नहीं। तो क्या करो, पोस्टपोन इंट्रोडक्शन फॉर लेटर। कोई बात नहीं,
जगह छोड़ देते हैं, वापस आ जाएंगे, बढ़िया सा लिख देंगे। मेरे दिमाग में तो है ना कि मेरा इंट्रोडक्शन क्या है, मेरे दिमाग में बहुत अच्छी बॉडी भी है और मेरे पास कंक्लूजन भी है। मैं सिर्फ आई एम स्ट्रगलिंग फॉर दोज स्पेशल लाइंस और वर्ड्स जिसके साथ मैं अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकता हूँ। सो आई कम बैक टू दिस लेटर। मैं अभी इसको छोड़ के आगे बढ़ता हूँ ताकि मेरा पेपर तो अच्छे से हो जाए। एंड ऑटोमेटिकली जब आप बहुत अच्छी बॉडी लिख रहे होगे, बहुत अच्छा कंक्लूजन लिख रहे होगे, तो दिमाग में अच्छे से इंट्रोडक्शन भी आ जाएगा। यू कैन कम बैक टू दिस लेटर, बट आइडियली अगर पहले ही हो जाए तो बढ़िया। तो इंट्रोडक्शन के बाद में जो एक तरह सा प्रीफेस है, फिर आता है आपकी जो सोल ऑफ योर एसे, बॉडी। यहाँ पर एग्जामिनर को होल्ड करना बहुत मुश्किल है। जैसे हम, आई डोंट नो इफ लाइक मेनी ऑफ यू वुड बी एबल टू रिलेट और नॉट, 50-50 ओवर्स का मैच होता है, जो क्रिकेट का मैच होता है। पहले 10 ओवर देखने में बहुत इंटरेस्टिंग लगते थे, बड़ा मजा आता है 10-15 ओवर देखने में, जल्दी जल्दी आउट भी हो रहे होते हैं, चौके छक्के भी पड़ रहे होते हैं। आखिरी के जो 10 ओवर हैं वो भी देखने में बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अगेन चौके छक्के पड़ रहे हैं और पूरा लाइक एवरीबडी इज फायर्ड अप एंड ऑल। जो बीच के जो वो 25-30 ओवर्स होते हैं, जहां पर टीम ने एक इनिंग्स बिल्ड करनी होती है और बॉलर्स को भी होता है कि हम किसी तरह ये ओवर्स निकालें और रन ना पड़े, वो वाला जो टाइम है ना, वही डिसाइडिंग फैक्टर भी हो जाता है कि कौन टीम जीतेगी, कौन सी टीम अच्छा बिल्ड कर पाई इनिंग्स को। बट वहां पर एक व्यूअर का भी इंटरेस्ट होल्ड करना सबसे मुश्किल होता है। तभी अब 20-20 मैच होने लगे कि पहले के 10 ओवर्स उठाओ, आखिरी के 10 ओवर्स उठाओ, 20-20 बना दो। तो आपके लिए भी चैलेंज होगा कि जो एग्जामिनर है उसका आपकी जो एसे की बॉडी है उसमें अच्छा इंटरेस्ट बने। इसके लिए आपको कुछ मैं चीजें आपको बता रहा हूं, डिपेंडिंग ऑन द लैंग्वेज, द टोन और ऑफ द टॉपिक जो भी आपको एसे में आई है। पहला तो आप ये ट्राई करें कि बहुत ज्यादा ना ऐसा ना लगे कि स्टैटिस्टिक्स आपने डाल दिए हैं बस और यही आपका एसे है कि ये रिपोर्ट ये बोलती है, ये रिपोर्ट ये बोलती है, ये रिपोर्ट ये बोलती है। ग्लॉसरी ऑफ से सम टेबल्स और एनेक्जर्स ऑफ सम टेबल्स ऐसे वाला ना लगे। एक अच्छा फिलोसॉफिकल ओपिनियन डिस्कशन वैसे वाले बेंट ऑफ माइंड आपका लगना चाहिए। दूसरा क्या है कि अगर टॉपिक आपको अलाउ कर रहा है, सो कंपेयर एंड कंट्रास्ट, दैट विल, वो उससे क्या होगा ना कि एग्जामिनर खुद इन्वॉल्व होगा जब आप कोई चीज़ को कंपेयर कर रहे होते हो। कि फॉर एग्जाम्पल से यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर आपको ऐसे आया हुआ है कि इंडियन यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो उस तरह से टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में दुनिया में नहीं आती हैं जैसे कि यूएसए की आईवी लीग एंड ये सब हैं। तो इसके ऊपर आपको ऐसे आया हुआ है। सो व्हेन यू आर कंपेयरिंग इंडियन एजुकेशन सिस्टम विद वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम, देयर क्राइटेरियाज, वो किस बेसिस पे रैंकिंग देते हैं, कितने वहाँ पर कितने पेज जो है पेटेंट्स फाइल हो रहे हैं, उनकी इंडस्ट्री लिंकेज कैसी है, हमारी इंडस्ट्री लिंकेज कैसी है, उनके करिकुलम्स कितने जल्दी अपडेट होते हैं, हमारे करिकुलम्स कितने जल्दी अपडेट होते हैं। व्हेन यू आर कंपेयरिंग एंड कंट्रास्टिंग, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि एग्जामिनर वुड बी इंटरेस्टेड। सिमिलरली अगर आप किसी चीज को टेम्पोरल फोकस दे देते हो, आपने देखा होगा सब लोगों को एक बात एक तरीके से करने में बहुत मजा आता है कि हमारे टाइम में ऐसा होता था, या फिर क्या बहुत मजा आता है आजकल तो जी ऐसा हो रहा है, या फिर क्या बहुत लोग बोलते हैं सर आने वाले टाइम में देखना होता क्या जा रहा है। ये सबका फेवरेट टोन होती है। आप अपने पेरेंट्स से बात करें, आप किसी आईएएस ऑफिसर से बात करें, किसी ऑर्डिनरी पर्सन से बात करें, सिमिलरली आपको कोई भी टॉपिक आ जाए, आपको टॉपिक आया हुआ है ऑन एथिक्स, आपको ऐसे का टॉपिक है से ऑन एजुकेशन, आपको ऐसे का टॉपिक है से ऑन इवन वुमेन एम्पावरमेंट, उस पर भी आप देखो, आप क्या कर सकते हो, कंपेयर एंड कंट्रास्ट तो है, आप उसको टेम्पोरल फोकस दे सकते हो कि कैसे हाउ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो हमें बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं कि प्रॉब्ली इन मेनी सोसाइटीज वुमेन एंजॉयड हाईएस्ट स्टेटस कंपेयर टू मेनी सोसाइटीज ऑफ टुडे। सिमिलरली आप ऐसे फिर बहुत सारे जैसे हमारे यहाँ पर है गार्गी हुए हैं, कितने सारे हुए हैं जिन्होंने उस टाइम पर लिखा है और आज भी कितने सारे लोग जो हैं वो लिख पढ़ नहीं सकते। सिमिलरली आपने मान लो सावित्री फूले का एग्जाम्पल, एंड इस तरह से पुराने टाइम की वुमेन, आज की वुमेन और आने वाले टाइम में वुमेन अपलिफ्टमेंट के क्या वो होंगे, कैसे उसकी क्या क्या उसके रिजल्ट्स होंगे, उसके ऊपर आप डिस्कशन कर सकते हो। फैमिली सिस्टम के ऊपर आप बात कर सकते हो कि पहले इंडिया में फैमिली सिस्टम कैसा था, आज कैसा है, आने वाले टाइम में आप कैसे उसको फोर्सी कर रहे हो। तो अगर आप इसको ये वाला फोकस दोगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स आने के चांसेस है। सिमिलरली आप डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द टॉपिक दैट यू पिक, सोशल सेगमेंटेशन भी उसकी बहुत अच्छे से की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपको टॉपिक आ गया डिसिप्लिन के ऊपर कि डिसिप्लिन इज सक्सेस एंड अनार्की इज फेलियर। अब ये आपको टॉपिक आया,
आपने कुछ कंपेयर नहीं किया, कुछ कंट्रास्ट नहीं किया। अब इसमें मैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को भी नहीं लेके आ रहा हूँ, पर मैं क्या कर रहा हूँ कि एक इंडिविजुअल की लाइफ में डिसिप्लिन से क्या क्या सक्सेस हो सकती है, लैक ऑफ डिसिप्लिन से कहाँ कहाँ पे फेलियर हो सकता है। एक फैमिली की लाइफ में डिसिप्लिन से क्या क्या अच्छा हो सकता है। एक फैमिली है, वेल डिसिप्लिन फैमिली है, पीपल आर इंश्योर्ड, लोगों ने इंश्योरेंस करवा रखी है, लोग उतना ही स्पेंड कर रहे हैं जितना वो अर्न कर रहे हैं विद इन देयर पॉकेट, वो स्लोली एंड ग्रेजुअली इंप्रूव कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स चांसेस हैं कि हेल्थ रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड जो भी एक फैमिली की जो वो होते हैं चैलेंजेस होते हैं, वो उसको बेटर मेंटेन कर पाएंगे कंपेयर टू एक दूसरी फैमिली जो क्या कर रहे हैं कि लोन ले रहे हैं जो उतना वो चुका भी नहीं सकते, या फिर इररिस्पॉन्सिबल हैं, या फिर घर पे बहुत ज़्यादा से वैसा वाला कल्चर है विच इज़ नॉट कंसिडर्ड वेरी हेल्दी। सिमिलरली फिर आप सोसाइटी पे ले आते हो कि कैसे डिसिप्लिन सोसाइटी जहाँ पर लोग पंक्चुअल हैं, जहाँ पर लोगों के वर्क एथिक्स अच्छे हैं, जहाँ पर लोग डिसिप्लिन्ड हैं, वो उनकी सड़कों पर दिखता है, द वे द ट्रैफिक इज मैनेज, द वे दे क्यू अप इन रेस्टोरेंट्स एंड व्हाट नॉट। तो वो उस तरह से फिर आप कंट्री के ऊपर ले गए, फिर आप वर्ल्ड के ऊपर ले गए। सो माई पॉइंट इज दैट सोशल सेगमेंटेशन आप करो, एग्जामिनर का भी इंटरेस्ट बंधेगा। सिमिलरली एक जो वो एज ओल्ड है कि सेक्टोरल ब्रेकअप डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द टॉपिक दैट यू पिक अप, वो सोशल उसके रेमिफिकेशन, पॉलिटिकल साइड ऑफ इट, इकोनॉमिकल साइड ऑफ इट, लीगल साइड ऑफ इट, हिस्टोरिकल साइड ऑफ इट, एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज एंड सो ऑन। तो आप ये सब भी बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिबेट टाइप तो आप उसको बना ही सकते हैं। अगर आप ऐसा बनाएंगे तो भी आपका ऐसे जो इंटरेस्टिंग होगा। तो आई होप आपको बॉडी का थोड़ा सा समझ आया। बॉडी जो है वो नेवर एंडिंग मोनोलॉग ना हो, थोड़ा सा ऐसा लगे आपको कि एज इफ एग्जामिनर इज और जो रीडर है वो इक्वली इन्वॉल्व है। ठीक बात। फिर आता है बच्चे हमारे पास कंक्लूजन। कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वो टाइम है जहां पर अब एग्जामिनर मार्क्स देने वाले माइंडसेट में आ रहा है कि मैंने आपका इंट्रोडक्शन पढ़ा, अच्छा लगा मुझे, अब मैं ये तो नहीं करूंगा कि इंट्रोडक्शन पे टिक करके वहां पर 5 नंबर लगा दूंगा और फिर मैं आगे 2 लाइनें पढ़ के 3 नंबर लगा दूंगा। अब ये वो टाइम आ रहा है जहां पर एग्जामिनर को भी समराइज करना है कि मैं इस एस्से के कितने मार्क्स दूं, तो इसको बहुत सीरियसली लेना है। कंक्लूजन को भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक समरी पैराग्राफ, एक डिसीजन पैराग्राफ और एक क्लाइमेक्स पैराग्राफ। सबसे पहले समरी पैराग्राफ। अब लेट्स से हमने जो टॉपिक जिसके बारे में हम डिस्कशन भी कर रहे थे, न्यूक्लियर फैमिली और कंबाइंड फैमिली, जॉइंट फैमिली, इन सब के बारे में हम बात कर रहे हैं। आपने पूरे एस्से में कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करते हुए कितने सारे पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स न्यूक्लियर फैमिली के और कितने सारे पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स कंबाइंड फैमिली के बताए होंगे। नाउ अब यहां पर ना आप उन पॉइंट्स को समराइज कर रहे हो सो दैट एग्जामिनर का भी इंटरेस्ट है कि फाइनली अब ये साइड कौन सी लेगा, फाइनली इसका डिसीजन कौन सा होगा। इसने बहुत अच्छा केस बिल्ड कर दिया दोनों तरफ। फिर उसके बाद में तो यहां पर आप जो है थोड़ा सा कंक्लूड करना शुरू कर रहे हो। आई कैन ऑल्सो सेंस कि हाँ यहां पर कंक्लूजन होगा। फिर उसके बाद आता है डिसीजन पैराग्राफ। अब यार इस पे ना मैं आपसे कुछ चीज बहुत पर्सनली, मतलब रिगार्डलेस ऑफ कि आप इस बार ऐसे का एग्जाम दे रहे हो, कब दे रहे हो, मैं आपको सिविल सर्विसेज से रिलेटेड एक बात बोल रहा हूँ। बहुत बार सिविल सर्वेंट्स को ना इस तरह से गाइड किया जाता है, मतलब पीपल लाइक मी, मुझ जैसे लोग बहुत सारे इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, जो लोग नॉर्मल भी जो पढ़ाते हैं, वो ये बोलते हैं कि एक सिविल सर्वेंट जो है ना उसको न्यूट्रल रहना है, उसको किसी भी चीज़ के ना एडवांटेजेस बताने हैं, डिसएडवांटेजेस बताने हैं, पॉजिटिव्स बताने हैं, नेगेटिव्स बताने हैं। यार ये बात तो ना कोई भी सड़क पे चलता हुआ पर्सन भी बता देगा। अगर आप मुझसे पूछोगे कि लॉकडाउन के बेनिफिट्स और लॉकडाउन के से नेगेटिव अगर कोविड फैला हुआ है तो वो तो मैं भी बता दूंगा। बट एक सिविल सर्वेंट वो पर्सन है जिसको बेनिफिट्स और जो उसके डिसएडवांटेजेस हैं उन दोनों को एनालाइज कर फिर डिसीजन लेना है या हेल्प करना है अपने पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को कि ये डिसीजन बेटर है। एडवाइस देनी है लेकिन वो एडवाइस में ही डिसीजन छुपा हुआ होता है। सो ये पर्सनली मेरे को ये ठीक नहीं लगता है कि बस इस तरह से हम बच्चों को जो गाइड करते हैं कि बस आपको तो पॉजिटिव बताने हैं, नेगेटिव बताने हैं, बात खत्म। इससे तो ये बात हो गई कि आपने एग्जामिनर को क्या बोल दिया कि यार ये पॉइंट्स है, वो आंसर खुद ढूंढ लो, डिसीजन खुद ले लो। ऐसे थोड़ी होता है। एग्जामिनर आपको उस चीज के मार्क्स देगा। होता क्या है, न्यूट्रलिटी से मतलब क्या होता है कि आप ये नहीं कर सकते हो कि आप बोलो कि ये पॉजिटिव्स हैं और उन पॉजिटिव्स में से एक पॉजिटिव क्या था कि मान लो कोई सोशल इशू है और ये पॉजिटिव है और इन पॉजिटिव्स में से एक पॉजिटिव क्या है कि इससे
उस स्टेट का फायदा हो जाएगा जिससे मैं आता हूँ कोइंसिडेंटली, तो मैं इसलिए उसको सपोर्ट कर देता हूँ। या उस रिलीजन के लिए ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है जिस रिलीजन से मैं बिलोंग करता हूँ, तो चलो मैं इसको सपोर्ट कर देता हूँ। या इसी तरह का कोई भी चीज़, या उस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ में ज़्यादा ये अलाइंड है जिस पॉलिटिकल पार्टी को मैं सपोर्ट करता हूँ। तो न्यूट्रलिटी का मतलब ये है कि आप जो है ऑब्जेक्टिविटी अपनी मेंटेन रखते हो, आप नेशनल इंटरेस्ट में डिसीजन लेते हो, आप इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की फाउंडेशनल वैल्यूज को रिस्पेक्ट करते हो, डिसीजन लेते हो। बट न्यूट्रल रहने का मतलब यूपीएससी एग्जाम में और उसकी तैयारी करने का मतलब ये नहीं है कि डिसीजनलेसनेस, कि मैं तो कोई निर्णय लूंगा ही नहीं। क्यों? बिकॉज मुझे बोला गया है कि आपने आईएएस के पेपर में बस पॉजिटिव्स बता देने और नेगेटिव्स बता देने। अगर यूपीएससी ने सिर्फ आपसे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पूछनी होंगी तो वो आपको क्वेश्चन में लिख के देंगे कि बस भाई एडवांटेजेस बताओ, डिसएडवांटेजेस बताओ ऑफ से हैविंग लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर स्टेट्स और से स्मॉल नंबर ऑफ लार्जर स्टेट्स। इस तरह का कुछ आपसे पूछ लेंगे। वो आपसे पूछ लेंगे डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ हैविंग साइमल्टेनियस इलेक्शंस ऑफ लोकसभा एज वेल एज विधानसभा अक्रॉस इंडिया। इस तरह का कुछ पूछ लेंगे। सो इस चीज को आपको थोड़ा सा सिंसियरली समझना है। एंड फिर फाइनली आपने डिसीजन लिया विच इज बैक्ड बाय लॉजिक, विच इज बैक्ड बाय नेशनल जो हमारी फाउंडेशन वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, विच essentially your decision should essentially have compassion for weaker section in society and so on. Having said that, अब इसके बाद में आता है फिर हमारा जो क्लाइमेक्स पैराग्राफ होता है। अब अगेन हम कुछ सिनिसिज्म वाला तो नहीं लिख कर आएंगे, थोड़ा सा हाई नोट के ऊपर, जैसे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, ऐसे वाला जो होता है ना, कि कुछ पॉजिटिव नोट के ऊपर, कुछ हेल्दी नोट के ऊपर, कुछ कंस्ट्रक्टिव नोट के ऊपर आप लिख कर आएंगे। फॉर एग्जांपल से मान लो इंडिया पाकिस्तान के ऊपर कोई इशू आपको आया हुआ है, तो आप कुछ ऐसे नोट के ऊपर कि यार अगर फ्रेंडशिप वाला आपका आर्गुमेंट था कि हाँ वी शुड हैव गुड रिलेशंस विद पाकिस्तान, तो आप सारी पॉजिटिव नेगेटिव्स लिखने के बाद में एंड में आप इस तरह से इसको कंक्लूड करेंगे कि अगर से मान लो फ्रांस और इंग्लैंड दोस्त बन सकते हैं आफ्टर लाइक से hundreds of years of troublesome relations, so why not India and Pakistan। तो कुछ हाई नोट के ऊपर, कुछ अच्छे कोट के साथ में आप उसको कंक्लूड कर सकते हैं। तो ये चीज़ को आपको समझना है। अब एक चीज़ जिसके ऊपर मैं आपसे कुछ स्पेशल डिस्कशन करना चाहता हूँ, ये तो मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया कि इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी, फिर कंक्लूजन, इस तरह से आप लिख सकते हैं। जब आप लिख रहे होते हो, जो आपकी लाइन्स होती हैं, उसके ऊपर भी मैं आपसे थोड़ी सी 2 मिनट की बात करना चाहता हूँ, जिसको हम बोलते हैं फ्लो। ऐसे में एक चीज जो मुझे लगता है जो बहुत ज्यादा मिसिंग होती है हर साल, लाइक वी चेक हंड्रेड्स ऑफ एसेज, वो क्या है? फ्लो मिसिंग होता है। और फ्लो को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक कोहेरेंस और एक ट्रांजिशंस। क्या मतलब है? सबसे पहले हम कोहेरेंस की बात करते हैं। आप ना कुछ वर्ड्स हैं उन्हीं को ही रिपीट करते जा रहे हैं, उन्हीं को रिपोर्ट करते जा रहे हैं। आप ना कोई पैरेलल स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, आप कोई सिनोनिम्स नहीं यूज कर रहे हैं, आप कोई ट्रांजिशनल एक्सप्रेशन नहीं यूज कर रहे हैं, आप कोई प्रोनाउन नहीं यूज कर रहे हैं। वो जो है ना, आप पढ़ रहे होते हो तो बहुत लॉन्ग विंडेड से तरीके से आपके जो है एसेस बने होते हैं और कोहेरेंट सा नहीं लगता है। तो अगेन हाउ कैन आई मेक और हाउ कैन आई लर्न टू बी मोर कोहेरेंट? पहली चीज क्या है? रीड। सेकंड है राइट। जब आप न्यूज़पेपर में एडिटोरियल्स पढ़ रहे होते हो, स्पेशली जो एडिटोरियल्स वाला और ओपिनियंस वाला पेज होता है, आप उनको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर बहुत कोहेरेंट तरीके से साइड पे इतनी जगह पर कितना कुछ कवर किया होता है उन्होंने, बड़े सिस्टमेटिकली। फ्लो कितना अच्छा होता है, एक लाइन से दूसरी लाइन, दूसरी लाइन से तीसरी लाइन, कहीं पर भी नी जर्क सा नहीं होता। तो आप प्लीज़ इन चीज़ों के ऊपर फोकस करें। इसके लिए मैं प्रैक्टिस आपको बहुत करवाऊंगा, तो उससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। दूसरा है बच्चे ट्रांजिशन। ट्रांजिशन से मेरा मतलब क्या है, जरा 2 मिनट सुनो। मैं आपसे ना लेट्स से, एक तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि हम लोग बहुत फास्ट फूड खाते हैं और फास्ट फूड खाने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, हमें पता भी है। इस तरह की प्रॉब्लम होती है, शुगर की प्रॉब्लम होती है, कोलेस्ट्रॉल हो जाता है। लोग इतना बताते भी नहीं है फास्ट फूड के रेपरकशन, नेगेटिव रेपरकशंस और ये और वो और ऐसे करके मैं बोलता रहता हूँ। या फिर मैं आपको यही बात इस तरह से लिख के देता हूँ कि हम सब लोग फास्ट फूड खाते रहते हैं, चाहे हमें मालूम है कि फास्ट फूड से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं, जैसे कि ये वाला इशू, ये वाला इशू, ये वाला इशू, फिर भी हम फास्ट फूड खाते हैं बिकॉज एडवर्टाइजमेंट ऐसे ऐसे करके उसको दिखाती है। नॉनदलेस फास्ट फूड जो है वो खाना बंद तो नहीं हो सकता,
बट क्या हो सकता है, तो क्या हो रहा है अब यहाँ पर, अगर मेरे को कोई पॉइंट हाईलाइट करना है तो मैं अपने कुछ साइन पोस्ट यूज करूं, कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करूं जो मेरे पैराग्राफ का फ्लो बेटर करें। जैसे कि मुझे कोई पॉइंट हाईलाइट करना है तो अगर मैं बोलूं कि मोर इंपॉर्टेंटली दिस, या फिर इन पर्टिकुलर दिस, मोर स्पेसिफिकली दिस, उससे क्या होगा, थोड़ा सा वो पॉइंट हाईलाइट होगा। सिमिलरली मुझे कोई दो चीजों को कंपेयर करना है तो ऑन वन हैंड दिस, ऑन द अदर हैंड दिस, या इन कंपैरिजन टू दिस, कंपैरेटिवली दिस, इस तरह से मैं लिखूंगा। सिमिलरली मुझे सिमिलैरिटी दिखानी है कि इन द सेम वे, लाइकवाइज, सिमिलरली, मेरे को कुछ समराइज करना है। तो फाइनली, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन समरी, टू समराइज दिस, इस तरह के जब मैं एक्सप्रेशन यूज करूंगा, डिस्पाइट दिस, नॉट विथ स्टैंडिंग दैट, दिस हैपेंड, अगर मैं इस तरह से उसको लिखूंगा तो एग्जामिनर के लिए ना थोड़ी सी एक्टिव रीडिंग होगी। मुझे ये नहीं लगेगा कि हाँ यार मैं कुछ ना कोई रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ और बाद में मुझे ऐसा ना लगे एज एन एग्जामिनर कि हाँ यार ये मैं रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ और इसको पढ़ने के बाद ऐसे तो मुझे लिखना है। ये दिस शुड बी योर एसे एंड दिस शुड नॉट बी कलेक्शन ऑफ फ्यू पॉइंट्स। आई होप आपको थोड़ा सा समझ आ रहा है। फिर उसके बाद में क्या है, फ्लो बिटवीन पैराग्राफ्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है, हम एक आइडिया को एक पैराग्राफ में कम्युनिकेट करें, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में नया आइडिया, नेक्स्ट पैराग्राफ में नया आइडिया। बट जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो हम ये चाहते हैं कि फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर के बीच में जो ट्रांजिशन है वो स्मूथ हो। आप ये नहीं करते ना, फर्स्ट गियर में गाड़ी है सीधा फोर्थ गियर में डाल दी। वैसे ही जो ये नी जर्क, जो ये जंप्स है, अब्रप्ट जंप्स है बिटवीन योर पैसेजेस, ये थोड़ा डिफिकल्ट बना देती हैं आपके एसे को पढ़ने के लिए, थोड़ा सा स्ट्रगल करता है एग्जामिनर। तो मैं उसको बेटर कैसे कर सकता हूँ, बहुत सारे तरीके। फॉर एग्जाम्पल, जो मेरा फर्स्ट पैराग्राफ है उसकी लास्ट लाइन में अगर मैं कुछ ऐसा लिखूं जिससे एग्जामिनर एंटिसिपेट कर पाए कि अगले पैराग्राफ में क्या होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, हम आज बात कर रहे थे जॉइंट फैमिली की और न्यूक्लियर फैमिली की, तो मैंने न्यूक्लियर फैमिली के एडवांटेजेस लिखी, अगले पैराग्राफ में मैं न्यूक्लियर फैमिली के डिसएडवांटेजेस लिखना चाहता हूं। तो अगर मैं इसी पैराग्राफ की लास्ट लाइन को ऐसे लिख दूं कि फाइंड दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ न्यूक्लियर फैमिली, बट हैविंग सेड दैट देयर आर सम डिसएडवांटेजेस टू, और फिर मेरा अगला पैराग्राफ शुरू होता है। तो अब एग्जामिनर को प्रीवियस पैराग्राफ की लास्ट लाइन से पता है कि अगले पैराग्राफ में अब डिसएडवांटेजेस आएंगे। एकदम से मैंने लिखा कि न्यूक्लियर फैमिली एडवांटेज क्या है कि लिमिटेड बजट, अगले में एकदम, या फिर एडवांटेज क्या है लिमिटेड बजट, अगले में सोशल आइसोलेशन, तो वो एग्जामिनर को लेगा ये क्या हुआ एकदम से। अब ये जरूरी नहीं है कि मुझे प्रीवियस पैराग्राफ की ही उसमें लिखना है, मैं अगला पैराग्राफ को भी इस तरह से शुरू कर सकता हूँ, या मैं क्वेश्चन मार्क दे सकता हूँ, अगेन एग्जामिनर उसको पढ़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल से मेरे को अगेन न्यूक्लियर फैमिली के एडवांटेजेस मैंने लिखी, लास्ट लाइन में मैंने क्या लिख दिया कि फाइन कि विद ऑल इट्स एडवांटेजेस इज इट रियली ऑल दैट परफेक्ट, क्वेश्चन मार्क। तो अब एग्जामिनर को पता है कि क्या ये सच में इतना ही परफेक्ट है न्यूक्लियर फैमिली का जो सिस्टम है। अब अगले पैराग्राफ में मैं उसका दूसरा पॉइंट लिख रहा हूं। सो माय पॉइंट इज दैट यू शुड वर्क ऑन योर फ्लो, यू शुड यूज कनेक्टर्स, यू शुड यूज राइट काइंड ऑफ एक्सप्रेशन, ताकि आपका ऐसे जो है वो फ्लो करे। एक अच्छा इंट्रोडक्शन विद एनेक्डोट्स, विद स्टोरी, विद फैक्ट्स, विद सम माइथोलॉजिकल, कुछ भी आप ऐसा शुरू कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको वर्ड्स आर माइटियर देन स्पोर्ट्स टाइप कोई ऐसे आ जाता है और वहां पर आप महाभारत के माइथोलॉजिकल जो वो नैरेटिव है कि कैसे हाउ दुर्योधन वॉज कॉल्ड कि ब्लाइंड सन एज ब्लाइंड सन ऑफ ब्लाइंड फादर, अंधे का पुत्र अंधा, ऐसा जब उसको बोल दिया द्रौपदी ने, तो फिर कैसे उसको बात इतनी पिंच कर गई कि इवेंचुअली वन थिंग लेड टू अनदर एंड सो ऑन। आप ये वाला अगर इशू नरेट कर दो महाभारत का, वहां पर उस तरह से लिख दो, तो ऑफ कोर्स नाउ आई हैव लाइक यू हैव माय अटेंशन कि अच्छा यार ऐसे ऐसे करके इसको ये लिख रहा है। तो माय पॉइंट इज कि आपको इस तरह से लिंक्स बनाने हैं, अच्छा सा इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन के मैंने आपको टिप्स दिए हैं। और ये अब ऐसे वाले चाहे मैं आपके 10 लेक्चर और ले लूं, आप सुन लोगे, आपको समझ आ जाएगा। एज फार एज टिप्स आर कंसर्न हम यहीं पर रुकते हैं। अब इसके बाद में जो आज के बाद मतलब हम जब रेगुलरली ऐसे की प्रैक्टिस किया करेंगे, सो फ्रीक्वेंटली आई विल गिव यू टॉपिक्स, उसके ऊपर आप लिखिए एंड देन हम उन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, उन फिलोसॉफिकल आइडियाज को डिस्कस करेंगे, माइंड मैप्स बनाएंगे, ताकि आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो कि अच्छा ये हो क्या रहा है, किस तरह से हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो आई होप कि आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको ऐसे राइटिंग जो है उसको एंजॉय करना है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सिविल सर्विसेज में जाने के बाद भी
रेगुलरली न्यूज़पेपर में लिखते हैं, उनके आर्टिकल्स छपते हैं, तो आप भी उसी इंटेंशन के साथ में इसको परस्यू करें कि यार मैं इससे राइटिंग को सिर्फ यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल आई विल बी अ बेटर पर्सन, और मैं कल को आईएएस बनने के बाद में भी न्यूज़पेपर्स में लिखूंगा, मैगजीन्स में लिखूंगा। तो इट्स अ गुड स्किल टू हैव। आई विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।